हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आज आपको क्लास नंबर 25 क्लास नंबर 25 में देने वाला हूं। हमने आपको बताया है कि टोटल मैं 40 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप एसएससी जीडी के मैथ के सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आ जाए। ठीक है, तो बिना टाइम पास किए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे कि एक एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 आगंतुक आते हैं। ठीक है, रविवार को जो आया स्टूडेंट वो 510 आ रहे हैं। आगे बोल रहा है और अन्य दिनों में 240 आते हैं, मतलब अन्य दिनों में जो स्टूडेंट आते हैं वो 240 स्टूडेंट आते हैं। फिर है कि रविवार से शुरू होने वाली 30 दिनों के महीनों में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या ज्ञात करें। भाई बस इतना बता दीजिए कि अगर रविवार से कोई चीज़ स्टार्ट हो रहा है और 30 दिनों तक जा रहा है, यानी कि रविवार पूरे महीने में कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। कब कब आएगा, एक तारीख को आएगा, एक 8 को आएगा, एक 15 को आएगा, एक 22 को आएगा, एक 29 को आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टोटल रविवार कितना आएगा जी, 5 रविवार आया। बस समझिएगा, जब पूरे महीने में 5 रविवार आया तो नॉर्मल डेज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नॉर्मल डेज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, ये पूछा है कि एवरेज बताइए कि एवरेज क्या होगा, यहाँ औसतन कितना आएगा। तो औसतन हम x मान लिए। अब जब हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो एक बार में, ये 5 से काटेंगे तो 5 बार में। देखिए यहाँ से जब अब x का मान जब निकालना पड़ता है तो करते क्या है, ध्यान सुनिएगा, जब x का मान निकालना होता है तो पहले इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं। तो 510 में जब 1 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 510, फिर प्लस कर लीजिएगा। ये 240 में आप 5 से गुना करिएगा तो 24 + 120 यानी कि 1200 आ जाएगा। और बटा कर लेंगे 5 और 1 6, दोनों में दोनों से भाग करते हैं, दोनों के योग से भाग करते हैं 6। अब आप जब जोड़िएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे 0 और 0, यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 और 1 1 हो जाएगा। 12 और 5 17 और डिवाइड बाई 6, जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 285 बार में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डाउट, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ, मैं आगे चल सकता हूँ ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान सुनिएगा कि अरुण को भिन्न का 6/7 ज्ञात करना है। ठीक है, अरुण को भिन्न का 6/7 ज्ञात करना है। आगे बोल रहा है कि गुना करने के बजाय उसने 6/7 से विभाजित कर दिया। भाई इसको गुना करना था लेकिन ये भाग कर दिया है 6/7 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है तो परिणाम वास्तविक मान से 13/70 अधिक हो जाता है। तो जो परिणाम आता है बात समझिएगा, वो वास्तविक से मतलब कितना हो जाता है, 13/70 क्या हो जाता है, अधिक आ जाता है। यानी कि अंतर कितना आ जाएगा, 13/70 का। ध्यान सुनिएगा, 13/70 का अंतर आ गया। तो बोला है तो भिन्न ज्ञात करिए, यानी कि एक्चुअल भिन्न जो है वो ज्ञात करिए। देखिए एक तो तरीका है कि x मान के आप क्वेश्चन को बना ले। दूसरा तरीका ये है आपके पास, ठीक है, कि आप क्या करें, ध्यान सुनिएगा, आप क्या करें, ये दोनों भाग में सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये एक गुना में है और एक भाग में। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 6/7 से गुना को गुना छोड़ देते हैं। अब आपको पता है कि भाग ना करके हम ये भी कह सकते हैं कि गुना में 7/6, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि गुना में प्लस रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, हम 7 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। हम मान लिए कि टोटल जो बड़ी संख्या है हमारे पास, यानी कि जो संख्या है वो 42 है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। मैं माना कि जो संख्या है वो कितना है, 42 है। जब संख्या को आप 42 मान लिए तो पहले बोला है कि पहली बार बोला था कि गुना करना है 6/7 से। तो 42 को जब 6/7 से गुना करिएगा तो देखिए यहाँ पे 7 × 42 यानी कि आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है, जब हमें 6/7 से गुना करना था तब। ठीक, लेकिन जब हम गुना कर दिए 7/6 से तो देखिएगा ये आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा जी, 49। अब बोला है कि इनका जो अंतर है, अंतर यही हो गया सर 13 है, और यही 13 का वैल्यू दे दिया था 13/70। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 1/70। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि भिन्न बताइए, तो भिन्न मेरा 42 आया था, तो 42 से गुना कर लेंगे, सॉरी 1/70 भिन्न से। एक मिनट थोड़ा जल्दी में हो गया क्या, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से जब आप काटिएगा, ये 13 से काटिएगा तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/70। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भिन्न बताइए, और भिन्न हमने पहले इसी को माना था 42, ओरिजिनल भिन्न। अब 42 का वैल्यू निकालेंगे, तो 42 का वैल्यू निकालेंगे जब, तो 42/70 करेंगे। 7 से काटेंगे तो 7 × 42, 7 यहाँ के 70, फिर 2 से काटेंगे तो 3/5, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर 2 में। कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को रोक करके बनाते तो आपको पता चलता है कि इसका हैसियत क्या है। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं आपको समझ में आ जाता है, लगता है इजी सा बात है, लेकिन आप जब पहले बनाएंगे तो आपकी एक्चुअल अंदाजा पता चलती है कि एक्चुअल में आप पढ़ाई किए क्या थे, अभी तक क्या स्थिति में हैं। तो आप क्वेश्चन मेरा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बना लीजिए। नो डाउट आपको पढ़ाई में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक, चलिए तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक, चलिए जब हम आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर मिलेगा हमें 3 नंबर। बोला है यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए। देखिए भाई, पहला का विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि पहला विक्रय मूल्य मेरा 1 रुपया था, ठीक है, नहीं हम मान लेते पहला विक्रय मूल्य मेरा 2 रुपया था। ध्यान सुनिएगा भाई प्लीज, पहला मेरा विक्रय मूल्य 2 रुपया था। ठीक, यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पहले का विक्रय मूल्य था, पहले का एसपी था, ठीक है, अब ये अब का एसपी है, मतलब अब का एसपी है। ठीक है, बोला है कि यदि विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है, मतलब कि क्या, यहाँ पे सीपी होगा पहले तब ना कुछ प्रॉफिट होगा जी। तो मान लेते हैं कि सर लाभ जो पहले अगर x का होता था तो अब जो लाभ हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक का वो 3x का हो रहा है। देखिए ना क्या बोला है कि लाभ तिगुना हो जाता है, यानी कि पहले x का लाभ होता था तो अब तिगुना लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब आगे बोला है तब प्रतिशत याद करें। क्या? तब लाभ प्रतिशत याद करें। ध्यान सुनिएगा भाई, हमको पता चल गया कि सर ये x यहाँ पे 3x है तो सर इसका मान जरूर 2x होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये 2x हुआ बात समझिएगा हमारा, ये 2x हुआ तो हमको पता है कि सर ये बढ़ा कितना, ये बढ़ा है 2। ध्यान सुनिएगा, बढ़ा है कितना, 2। तो हम कह सकते हैं क्या, ध्यान सुनिएगा, हम कह सकते हैं क्या कि सर 2x का मान जब 2 दे दिया है तो x का मान 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझिएगा मेरा, यानी कि यहाँ पे सर 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 रुपये में जब सामान बेचे थे तो 1 रुपये का फायदा हुआ था, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 रुपया आ जाएगा जो मेरा सीपी है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मेरा क्या आ गया, सीपी आ गया। थोड़ा सा समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, 1 आ जाएगा मेरा सीपी। अब 1 रुपया पहले आपका सीपी था, 1 रुपये का फायदा कमा रहे थे तो 1/1 यानी 100% का प्रॉफिट कमा रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो 100% का आपका प्रॉफिट हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ पा रही है? बहुत अच्छे ढंग से आ रही होगी, है ना। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने पे हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन है कि संख्या 7a, एक मिनट उम्मीद कर रहे हैं कि सब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, संख्या 7a बोला है कि 7a 3 7 5 9 b2 का a प्लस b का अधिकतम मान संभावित मान ज्ञात करिए जो कि 88 से विभाजित है। भाई 88 से विभाजित है तो जरूर 11 से विभाजित होगा, और 11 का विभाजता का नियम आपको तो बहुत अच्छे से पता है। 11 का विभाजता का नियम होता है सर कि अल्टरनेट, ये 7 + 3 ये सब हम बता चुके हैं आपको। तो आज आप जा करके विभाजता का नियम देख लीजिएगा, +5 + b, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये क्या है 7 - a, सॉरी क्या है, a + 7 +9 +9 फिर +2 +2, या तो हम डायरेक्ट अंक को गुना जोड़ करके कर सकते थे। तो यहाँ पे करिएगा तो देखिएगा 7 3 10 10 5 15, सर 15 + b माइनस ये बराबर 0 होता है ना, 0, ठीक है, माइनस a, और ये 9 7 16 2 18, ये -18 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब हमें पता चला है कि सर a अगर उधर जाएगा तो हम कह सकते हैं सर कि 15 + b = a प्लस, ये एक काम करते हैं ना, माइनस कर लेते हैं, 15 में से 18 कटेगा तो -3 हो जाएगा ना जी, -3 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, हम कह सकते हैं कि b - a - 3 बराबर 0, तो हम कह सकते हैं कि सर b बराबर a + 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना हो जाएगा, a + 3 हो जाएगा। तो a का मान आप ज्ञात करें, बात समझिएगा पहले। तो यहाँ पे इस बात को बताइए कि मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। कितना मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। आप एक बात बताइए जो कि ये इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए। अब क्या रख सकते हैं, a का मान हम रख सकते हैं क्या, 6, a का मान 6 और 3 9 हो जाएगा, b का मान 9। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 9 और 6 15। अब देखिए एक और बात, यहाँ पे a का मान 6 रख करके आप ये चेक कर लीजिए, b का मैक्सिमम मान मैं अपने आप से 9 ही रखा। क्यों? क्योंकि अंक में मैक्सिमम मान 9 के अलावा कुछ और होते नहीं, इसलिए मैंने 9 रखा। ठीक है, ये 9 रखा, 9 जब यहाँ रखा तो यहाँ पे 6 रखा, तो 6 3 9 और ये 15 से विभाजित हो गया। अब आप देख सकते हैं जब यहाँ पे 6 रखिएगा, यहाँ पे b का मान 9 रखिएगा, तो आप देख लीजिए ये 8 से भी कट जाएगा, ये 8 से भी कटेगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, तो 8 एकम 8 1 9 8 9 16 3 2 8 चौका 32 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आएगा भाई, प्लीज आप उसको कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपका साथ चाहिए मुझे। अभी यहाँ पे क्या बोला कि 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है।
ये मिक्सचर है, ठीक है। अब दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है, मिल्क एंड वाटर का। अब 3 2 5 5 का वैल्यू दे दिया था 25, तो एक का मान आ जाएगा 5, आपको ही पता है। जब एक का मान आ जाएगा 5 तो 3 का मान आ जाएगा 15 और 2 का मान आ जाएगा 10। तो बोला था कि मिश्रण में दूध की मात्रा 15 लीटर, देखिए जी मिल्क की मात्रा 15 तो है ही, तो आपसे पूछा कि पानी की मात्रा कितना होगा, तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा जी 10। 10 मेरा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डॉ। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आगे चलूँ प्लीज, चलते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बोला है कि 2 वर्ष के लिए 11% की दर से एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 6963 रुपया है, तो समान राशि पर समान दर अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले भाई इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, इस बात को समझिए। हम कह सकते हैं, हम बोले थे आपको कि जब भी प्रिंसिपल अमाउंट और रेट से संबंधित क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप रेट पे फोकस करिए, और रेट पे फोकस करने पे हमको पता चलता है 11% है सर, अर्थात 11/100। तो अगर मेरा प्रिंसिपल पहले 100 होगा तो अब हो जाएगा 110, क्या अमाउंट, सॉरी 111 हो जाएगा, क्या अमाउंट 1 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए करना है तो हम बोले थे कि स्क्वायर करिएगा, तो ये प्रिंसिपल वाला आता है और ये इधर अमाउंट वाला आता है। जब 2 साल के लिए करना होता है तो सर हम 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं, ये पहला साल के लिए आता है, और ये दूसरा साल के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सर 1 2 3 4 हो जाएगा, और हम बताए थे 111 का स्क्वायर निकालने का तरीका कि 3 1 है, तो 1 2 3 तक जाइए, फिर 2 1 कर दीजिए। ये सब ट्रिक आपके स्क्वायर के ट्रिक में आपका वीडियो में डाल दिया गया, ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। अब जब यहाँ तक हो गया तो हमको पता है कि सर कितना बढ़ाया, तो बढ़ गया सर 2321, और यही 2321 CI कहलाता है, यही आपका CI कहलाता है। और 2321 का वैल्यू दे दिया था कितना, 6963, बात समझिएगा मेरा। तो हमें पता चला कि एक का मान सर कितना आ जाएगा, तो एक का मान आ जाएगा 3। एक का मान कितना आ जाएगा जी, 3 आएगा। ध्यान सुनिएगा, एक का मान जब 3 आ गया, प्लीज बातों को समझिए, जब एक का मान 3 आ गया तो आपसे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल कितना है, तो बता दीजिएगा। आपसे पूछ सकता है अमाउंट कितना है, तो आप बता दीजिएगा। क्यों, अब एक बात बताइए, क्या इसमें आपसे प्रिंसिपल और अमाउंट पूछा, क्या नहीं पूछा भाई, तो दोनों ये आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूंगा, ध्यान सुनिएगा, मैं अगर पूछूंगा कि समान राशि पे समान दर और अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, तो सबसे पहले प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी जी। तो 3 से गुना करेंगे तो सर हम बताएंगे कि सर 30 और 1 2 3, 1 मिनट 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 10,000 था तो 30,000 हो जाएगा। अब 30,000 प्रिंसिपल है, और हमको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है जी, 80% होता है। क्या ये बात नहीं बताया आपको, एसआई बराबर 80% होता है, ये बात आप जानते हैं, प्लीज इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सर 11% रेट है, टाइम है 2 साल, तो 11 गुना 22% निकलेगा। कितना निकलेगा, 22% निकलेगा। अब बात समझिएगा, 22% जब निकलेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया तो 22 3 66 आंसर। लेकिन एक बात बताओ, इतना कुछ क्वेश्चन बनाने की जरूरत था ही नहीं, ये इतना जो आप बनाया है ना, एकदम जरूरत नहीं था। ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए बन सकता था, बताया कैसे, एकदम आसान सा तरीका है। देखिए कैसे, हमको पता था कि सर हमको एसआई निकालना है, और एसआई 2 सालों के लिए निकालना है, वही रेट से निकालना था। रेट कितना था, 11%, 11 गुने 2 22% निकलता। कुछ भी आंसर होता 22%, अर्थात 11 का आंसर होता। और 11 का आंसर जब हम चेक करते तो सर ये नहीं था, सर ये नहीं था, सर 6 5 11 ये नहीं था, मात्र एक था सर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या क्यों इतना मेहनत करना है, मैं इसलिए मेहनत किया हूं ताकि आप एक्स्ट्रा बातों को समझ सकें। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, मैं आगे चलूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़िएगा तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मायरा और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 है। मायरा है, ठीक है, और मीरा है, ठीक है, मीरा है, ठीक। मायरा और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, और 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद की बात कह रही है, 15 वर्ष बाद 9:8 हो जाएगी, ये 9:8 हो जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है तो मीरा की आयु क्या होगी। देखिए मीरा की आयु, मीरा यहाँ पे है, जब भी मीरा की आयु क्या होगी अभी का पूछ रहा है, तो वर्तमान में क्या है 5, मीरा की आयु, तो 5 का मल्टीपल आंसर होता है। अगर हमसे पूछता कि ये मायरा की वर्तमान आयु क्या है, तो 6 का मल्टीपल होता है। तो 5 का मल्टीपल हमको सब दिख रहा है, तो अब हमको क्वेश्चन बनाना होगा। हम आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन के, देखिए पहले क्या करिए, इसको इससे गुना करिए, तो 8 48, 9 5 45, इनका डिफरेंस देखिए कितना आ जाएगा 3। तो 3 का वैल्यू कितना होगा आप देखिएगा, ये 15 8 20 से 120, 15 9 35 से, ये बात पता है, यानी कि अंतर कितना हो गया, एक सॉरी देखिए 15 9 35 से 15 8 20 से, तो अंतर कितना 15 ही ना जी, तो ये 15 हो जाता है, ठीक। तो 3 5 15, एक का मान कितना गया 5। लेकिन क्या आप ऐसे सब ये करेंगे, नहीं, जब भी यहाँ पे अंतर, ये जब भी यहाँ पे दोनों से बराबर हो तो बस इसका अंतर से गुना कर लेंगे 1 में। तो इनका अंतर कितना था 1, अब 15 में 1 से गुना करते तो 15 आ जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो 1 का मान 5 आ गया, तो 5 का मान कितना आ जाएगा 25। तो सर मीरा का आयु 25 हो जाता है। मैरा का पूछता तो मैरा का 6 5 30, लेकिन हमसे किसका पूछा है, ये मीरा का, तो मीरा का 25 साल। और बात समझिए क्या क्या पूछेगा,
अगर आपसे पूछेगा कि 15 साल बाद मेरा का आयु क्या हो जाएगा, तो 30 में 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45। अगर हमसे पूछता कि मीरा का आयु 10 साल के बाद होगा, तो सर 25 अभी है, 10 साल और जोड़ देते हैं तो 35 हो जाता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है भाई, इस बात को समझिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर की बारी आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है। बोला है यदि वर्ग का विकर्ण x है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अरे भाई कोई बात नहीं है, हमें पता है कि सर वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो मान लेते हैं कि सर अगर इसका विकर्ण हमको पता है कि सर अगर ये a होता है, ये a होता है तो a√2 होता है, लेकिन बोल दिया है कि ये x है, ये x है। बात समझिएगा हमारा, ये x है, ध्यान सुनिएगा। हम नहीं कह सकते हैं कि सर a√2 का वैल्यू सर x दे दिया है, कोई दिक्कत। ये a√2 का वैल्यू कितना दे दिया, x। तो सर भुजा क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा सर x/√2, भुजा का मान क्या हो जाएगा x/√2, वो ज्ञान से है। एक और बात, वर्ग है तो वर्ग के बारे में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है अब भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि a² हो जाएगा। जब भुजा वर्ग का परिमाप की बारी आती है तो 4a होता है, ठीक है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। क्या मैं आगे चलूँ? हाँ, वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, वर्ग का प्रत्येक साइड आपस में बराबर होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। बोला है कि 50 नींबू 60, ये क्वेश्चन बना के देखिए ना कितना आपका हालत खराब करेगा। बनाइए पहले, फिर मैं बताता हूँ। पॉज करके आप बना लीजिए, ठीक है। अब फिर मैं आगे समझाता हूँ। देखिए बोला है कि 50 नींबू 60 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% खो देता है। देखिए जी, ये 50 नींबू खरीदा था, 50 नींबू खरीदा था, ठीक है, और बेचा कितना था, 60 रुपए में बेचा था, 60 रुपए में बेचा था। तो अगर हम एक नींबू का दाम पूछे, एक नींबू का दाम पूछे तो 60/50 हो जाएगा, 60/50 हो जाएगा। बात समझिएगा, 60/50 हो जाएगा। लेकिन ये इतना में बेचा है तो उसको हानि हो रहा था, कितना का, कितना का, तो हानि हो रहा था 10% का। तो 10% का हानि हो रहा था, तो एक नींबू का अगर हम सीपी ज्ञात करने के लिए कहें तो हम कह सकते हैं कि सर 100/90 से आपको गुना करना पड़ेगा। ये क्यों, ये बात आप जानते हैं, ठीक, ताकि सीपी निकाल सकें। अब क्या करेंगे, हम 0 से 0 काट देते हैं, ये 0 से ये 0 काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 12 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 3 9, अर्थात में 4/3 आ जाएगा एक नींबू का दाम। एक नींबू का दाम कितना आ गया जी, 4/3। ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे बोला है कि लेन देन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 रुपए में कितने नींबू बेचना चाहिए। अब देखिए लेन देन में उसको 20% लाभ ज्ञात करना है, बात समझिएगा हमारा। तो 20% लाभ ज्ञात करना है, अर्थात एक नींबू को कितना में बेचेगा, तो सर 4/3 में आप खरीदे थे, 4/3 में आप खरीदे थे, लेकिन बेचेगा 120% का प्रॉफिट पे, यानी 120% का मतलब होता है 6/5, यानी कि सर ये 6/5 में प्रत्येक नींबू बेचेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये ध्यान सुनिएगा, 3 से काटेंगे क्या, नहीं कर, हाँ 3 से काटेगा, 3 दूना 6, यानी कि सर 8/5 रुपए पे प्रत्येक नींबू बेचेंगे। बस समझिएगा। तो एक नींबू का दाम आपका कितना आ गया, 8/5 है। बात समझिएगा। तो एक नींबू का दाम, जब ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा तेजी तो नहीं बता रहे आपको, समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। आपको पता है कि सर एक नींबू का दाम 8/5 है, 8/5 रुपए है, ठीक है। तो बोला कि 20 रुपए में कितने नींबू बेचेंगे। आपको पता है कि सर एक रुपए में कितना हो जाएगा, 5/8 नींबू मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/8 नींबू मिल जाएगा। तो सर 20 रुपए के लिए 20 इधर से गुना, 20 इधर से गुना, ठीक है। देखिए 4 दूना 8, सॉरी 4 × 20 और 4 दूना 8, यानी कि 25/2 नींबू हम 20 रुपए में बेच देंगे। तो 25/2 नींबू का मतलब होता है कि 12.5% का 12.5%। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रही है बातों को? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें क्वेश्चन मिलेगी ये वाली सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन के लिए बोर्ड मार्क्स हम बता चुके हैं, बोर्ड मार्क्स मैं पढ़ा भी चुका हूँ, जाकर के बोर्ड मार्क्स वहाँ से पढ़ लीजिएगा वीडियो से। देखिए मैं सब चीज़ पढ़ा के रखा हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने आएगा तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब जा करके कम से कम बेसिक जो बातें हैं वहाँ भी उनके बारे में बताया, वो सबको जा करके देखिए। अब क्या है, बोला है कि सरल कीजिए, 1/6 3/4 गुना 8/9 प्लस 1/3, ये एक बात है, ठीक है ना। चलिए हम करते हैं सर। 1/6 है सर, माइनस है सर 3/4 है सर, गुना है सर 8/9 है सर, प्लस 1/3 है सर, ये डिवाइड है सर 1/9 है सर, और माइनस 2/3। अब आपको पता है कि बोर्ड मार्क्स में बताते हैं डी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड। तो पहले डिवाइड का काम करते हैं, तो ये ब्रैकेट में तो है ही सब, पहले डिवाइड का काम करते हैं। तो यहाँ का काम करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए कि 1/3 अगर प्रत्येक है तो 9/1 हो जाएगा, तो 3 9 यानी कि वो 3 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा जी, ये 3 आ जाएगा। अब आपको पता चला कि सर ये पूरा का मान 3 है, ये पूरा का मान कितना है, 3 है। हम कह सकते हैं, अब एक बात बताइए, यहाँ पे भाग का काम करें तो यहाँ पे गुना का भी काम कर लेते हैं। तो ये 4 गुना 8 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/6 माइनस 2/3, ठीक है, प्लस ये 3/1 और माइनस 2/3 हो जाएगा। उसके बाद इनका जोड़ करिए। अब जब इनका एलसीएम निकालिएगा 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, माइनस 3 दूना 6 यानी कि 2 दूना 4, प्लस
ये 6 बार में जाएगा तो 6 3 18 हो जाएगा, और माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर आप देखिएगा 4 में से 4 और 4 8, 18 में से 8 घटेगा तो 10, 10 और 1 11, 11/6, मेरा आंसर डॉग हो जाएगा। अब बोलिएगा सर आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप अपने ही सॉल्व कर रहे हैं। भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको पता है कि आप बहुत सिंप्लीफिकेशन बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद ये लगा के आ रहा हूँ कि आप सभी मेरी बातों को समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा होगा, तभी जा करके ऐसे समझा रहा था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में कोई तीर तो नहीं मारना है मुझे मेरे ख्याल से। देखिए अब ये स्क्वायर का बात है, स्क्वायर का भी वीडियो मैं जा करके आपको बता दिया हूँ, जा करके वीडियो यूट्यूब के मेरे चैनल पे पूरा जाके प्लेलिस्ट ढूंढिए, वहाँ पे आपको ये स्क्वायर का भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है। अब ये बोला है कि सर रूट ओवर 0.04 है, तो इसको क्या कहते हैं 0.2 कहते हैं। जब इसका रूट निकालिएगा प्लस, अब इसका रूट निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, ये आ जाएगा 1.4 होता है सर। अब इसका रूट निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा जी सर 9.3 होता है सर, 90.3 होता है सर, क्योंकि 90 का स्क्वायर होता है 8100, यानी कि 90.3 हो जाएगा सर, 90.3। कोई दिक्कत तो नहीं, तो 9.3 गुड 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 9.3 90.3 9.3 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जब आप जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सर 4 2 6 6 3 9, लास्ट में 9 आएगा सर, 10.9 हो गया आंसर। क्या जरूरत है पूरा सॉल्व करने का, कभी भी आप इकाई अंक से, गुणनखंड विभाजता का नियम से और डिजिटल सम से, इन सभी चीज़ों को समझिए। ठीक है ना, आगे चलूँ मैं, चलते आगे। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास है कि दो अभाज्य संख्या x और y है, x जो है y से बड़ा है, का लघुत्तम समापवर्तक 161 है। तो हमको पता है कि सर अभाज्य संख्या अगर 2 है तो दोनों अभाज्य संख्या का गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। ये बात को हम कई बार चिल्ला के बताएं। और ये जो 161 है, अगर आपको पढ़ा याद होगा तो कितने के पारा में आता है, 23 सत्ते 161 होता है। इस बात को मैं कई बार रट के रखा हूं और आपको भी रटवाना चाहता हूं, तो भाई 1 से लेकर के 30 तक का टेबल याद कर लीजिएगा। अब हमें पता है कि सर 23 सत्ते 161 होता है, तो बोला है कि सर x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। तो सर यही वो संख्या आ गया, दो अभाज्य संख्या, एक 23 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। तो बोला है कि x माइनस वाई का मान ज्ञात करें, तो x माइनस वाई का मान जब ज्ञात करिएगा तो 23 में से 7 घटा दीजिए, तो 16 और 7 23 होता है, तो 16 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और बात, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता था सर, ये बात आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, इसी के लिए तो आप हमसे पढ़ते हैं। तो बन सकता था कि वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करे तो 23 बता देते, अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो 7 बताते, अगर इनका योग पूछता तो आप बता देते। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो कितने अंकों में है, तो सर आप बता देते कि 1 अंकों में है। सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या कितने अंकों में है, तो 2 अंकों में है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। क्या मैं अब आगे बढ़ूं? बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब जब आगे बढ़ेंगे तो बोला है क्वेश्चन नंबर 13 कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अंकों का योग क्या होगा। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है और उसका अंकों का योग क्या होगा, जिसे 16, 19, 38 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 16, 19 और 38 का एलसीएम निकालेंगे। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है कि सर 19 दूना 38 कर दीजिए ताकि ये टूट जाए। ठीक है, और 19 सर इसी में आ गया। अब 2 8 16 सर यहाँ पे कर दीजिए। अब हमें पता चल गया कि सर ये यहाँ पे जब आइएगा तो ये गुना करिएगा, तो सर ये सब गुना करने के बाद ये आ जाएगा 504। अब कर लीजिए 19 गुना 38, 38 8 कितना हो जाता है, 38 8 504 ही होता है। देखिए 28 64 के 4 हासिल 6, 18 की 24 एक मिनट 28 64 के 4 हासिल 6, 18 की 24 36, यानी कि 304। सॉरी बस हम 504 लिख दे, कोई बात नहीं, 304 होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए ये आ गया आपका 304, सॉरी 504 बोला गया, कोई बात नहीं, 304। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको कितना अंक में लेके जाना है। तो देखिए बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता तो यही आंसर मार देता। ठीक है, लेकिन 4 अंकों की पूछिए तो समझिए मैं बात होगा, सब बात को आगे बढ़ाते चलूंगा। अगर मैं इस समय 2 से गुना कर दूं तो भी 3 अंक का ही होगा। अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो ये 4 अंक का हो जाएगा। सर 3 से गुना कर देते हैं ताकि 4 अंक का बन जाए, तो चढ़ते ही 12 3 9। ओ माय गॉड, ये तो अभी भी 3 अंकों का ही हो रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाता है, अगर हमसे पूछता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा 912। जो प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे, अगर ऐसा बोलता है तो 6 जोड़ देते हैं, हो जाता 918। लेकिन आपसे क्या पूछा है, ये कंफ्यूजन नहीं करते हैं, बहुत सारा बात बताते हैं। हमसे पूछा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 से गुना कर दीजिए आप। जब 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का 16 चढ़ते 12, यानी कि 1216 होगा सर। क्या हो जाएगा 1216। लेकिन आपसे बोला कि प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचना चाहिए। सर 1216 में हम 6 जोड़ देते हैं, अर्थात 1222 होगा। कितना हो जाएगा जी, 1222 होगा। अब इसका क्या बोला है, अब इसका बोला है कि अंकों का योग ज्ञात करें, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा सर, 2 दूना 4, 2 3 6, 6 1 7, सर आंसर मेरा 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अंकों का योग मतलब ये अंकों को आपस में जोड़ देना होगा, तो ये आ जाता है 7। कोई दिक्कत नहीं आपको। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप
आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। आगे चलूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए आगे चलता हूँ। आगे चलने पे ये क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि 10 मीटर ऊंचाई के पिरामिड के आधार वर्गाकार है। पिरामिड हम बताए थे कि जाकर के ऊपर चोटी बन जाता है, नीचे कोई भी फेस हो और ऊपर जाके चोटी बन जाता है। बोला है कि 10 मीटर ऊंचे पिरामिड के आधार वर्गाकार है। ये वर्गाकार आधार है भाई, समझ जाइए, ठीक है, ये वर्गाकार आधार है, ये मान लेते हैं पिरामिड है, ठीक है, ये जाकर के यहाँ पे जुड़ रहा था, ठीक है, ये जाके जुड़ रहा था, ठीक, ये इस टाइप से। तो वर्गाकार आधार है, वर्गाकार आधार है, बोला है जिसका विकर्ण 10 मीटर है। तो विकर्ण जब है 10 मीटर दे दिया है, बात समझिएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्या? d²/2। तो आधार का क्षेत्रफल वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? d²/2। तो d²/2 अर्थात पिरामिड, ये आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पिरामिड का? d²/2। तो d का मान सब 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100/2 करेंगे तो कितना जाएगा? 50। कितना जाएगा? 50। अब मेरा बात समझिएगा, जब ये 50 आ गया तो क्या आया? ये 50 आधार का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछता है कि उस पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल कितना होगा तो आप तुरंत बता देते 50। अब बात समझिएगा मेरा, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है, पिरामिड का आयतन पूछा है आपसे। क्या बोला है कि पिरामिड का आयतन बताइए। कोई बात नहीं, हमको पता है सर पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल होता है इंटू हाइट होता है, ठीक है सर। हमको पता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल सर 50 दे दिया है और हाइट दे दिया है सर कितना? h कितना दिया है? 10, h दे दिया है 10। कोई बात नहीं, तो आंसर हो जाएगा 500/3, 500/3, ठीक है। अब 500/3 है तो कैसे करेंगे? 1648, ठीक है, 1648 206 166 से ऊपर, 166 से ऊपर ऑप्शन नंबर बॉम्बे था। कोई दिक्कत तो नहीं आपको भाई? ये सब तरीका है, आपको रटना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा मैं इसलिए भी जल्दी में हूँ कि बाहर से साउंड आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी आपको वीडियो शूट करके दे दूँ, ताकि अब अगला वीडियो जो रात को शूट करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब ये क्या कर दीजिए हम, ये मैं क्या कर दिया, पिछला क्वेश्चन ये था, अगला क्वेश्चन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे बोला है 15 नंबर क्वेश्चन कि यदि a का 30%, देखिए बोला कि a का जो है 30%, वो b का 0.25, ठीक है, तो नीचे करेंगे तो 100 हो जाएगा क्या? और ये प्रतिशत हटेगा, ये प्रतिशत हो जाएगा तो नीचे 100 हो जाएगा क्या? ये जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा क्या? ये बात को समझिएगा, नीचे 100 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? बराबर ये c का 1/5, c का 1/5 है। मत समझिएगा बेटा, जब ये काटेंगे तो हमको पता है सर ये 0 से 0 काट देते हैं सर, ये 25 से काटते हैं ना सर, यहाँ से 25 से काटते हैं सर, 25 चौका 100 हो जाता है सर, यहाँ पे नीचे 4 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ये बोल दिया कि a का 3/10, ठीक है, b का b/4 इक्वल टू c/5। अब इसको सॉल्व करने में बच्चा का हो जाता है हल खराब। एक काम करिए आप, हम एकदम बेसिक से पहले बात समझाते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले कि अगर ये है, ये वाला 10 है यहाँ पे, बात समझिएगा, तो ये इस देखिए ये वाला में अगर हम गुना करेंगे तो ये वाला नहीं लेंगे और ये दोनों लेंगे, तो 5 का 20, अब 20 थी 60, तो a गुने 60 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए यहाँ पे b में करना है तो ये वाला नहीं लेंगे और ये दोनों लेंगे, तो 10 5 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 b आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे c है तो c वाला नहीं लेंगे तो 10 चौका 40, 40 c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए यहाँ तक ये 6 है, 5 है और 4 है, ये बात तो समझिएगा। हम ये बस समझा रहे हैं आपको, ये क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि 6a बराबर 5b बराबर 4c है। अब ये इसका मान कैसे निकलता है? अब a b c का जो अनुपात निकलता है, बात समझिएगा, जब a का मान निकलना होता है तो a को ढक लेते हैं, तो 5 का 20 हो जाएगा a का मान, ठीक है। अब b का निकालना है तो b को ढक लेंगे तो 6 का 24 हो जाएगा, ठीक है। c का निकालना होता है c वाला ढक लेते हैं तो 6 5 30 हो जाएगा, अंक गुना करना है आपस में, ठीक है। जब इसको देखिएगा तो ये 2 से कट रहा है, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 12 15 ऑप्शन नंबर डॉग। ठीक है, ये थोड़ा तरीका है बताने का, ठीक है ना, ये थोड़ा तरीका है बनाने का। मैं आगे चलूँ। एक और बात भाई, लगातार मेहनत कर रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है मेरा, पढ़ाइए पढ़ाइए, बहुत पढ़ाइए भाई। क्या करना है, रुका हुआ सब्सक्राइबर आप लोग के इतना सहारा है फिर भी, हाँ जाके बढ़ाइए उसको पूरा। बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्ष में इतना रुपए, ध्यान सुनिएगा भाई, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, और बोल रहा है ना कि 6 वर्षों में ना ये हो जाता है 59,200, ठीक है। अब आगे बोल रहा है और 10 वर्षों में 7200 रुपये हो जाता है। क्या बोला है कि 10 वर्षों में 6 साल तो यहाँ पे 4 साल और जोड़ देंगे तो 10 वर्षों में कितना हो जाता है जी? 7200 रुपये हो जाता है। अब क्या क्या क्वेश्चन आता है थोड़ा समझिएगा। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह 7600 रुपये हो जाती? देखिए भाई बहुत ज्यादा ये अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में ना प्रिंसिपल पूछता है और रेट पूछता है, सबसे ज्यादा जो बस पूछता है क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, प्रिंसिपल और रेट। लेकिन आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे लेके पूछना है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले सर हमें पता है कि सर 4 साल में 192, ध्यान सुनेगा, 59200 से सर 592, ये 72,000 हो गया होगा ना, 72,000 होगा, गुड। ये सर हमको पता है कि सर 59200 से अगर हम घटाएंगे, यह जगह 0 0, 10 में से 2 घटा तो 8, यहाँ पे 11 में से 9 घटा तो 2, 6 में से 5 घटा तो 1। सर 12800 जो है ना वो 4 साल में बढ़ा है, बात समझिएगा, ब्याज 4 साल में ब्याज बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा होगा, 1 साल में कर दिया जाए कि सर ये 3200 रुपये 1 साल में बढ़ रहा है। तो सर 3200 रुपये 1 साल में बढ़ रहा है, बात समझिएगा हमारा। ये क्या है कि 128,000 ये जब 4 साल में बढ़ा था, 128,000 जब 4 साल में बढ़ा था तो 1 साल में 3200 रुपये बढ़ रहा था सर। तो 6 साल में कितना बढ़ा होगा, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 18 19, 192,000 बढ़ा होगा सर, बात समझिएगा हमारा। तो जब 192,000 घटा लेंगे, बात समझिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, देखिए ये 592 में से जब 192 घटेगा तो ये 0 0 यहाँ 4 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाता है। और ये क्या आ जाएगा मेरा 00 का 00, यानी कि सर प्रिंसिपल जो मेरा था वो 40,000 था। प्रिंसिपल कितना आ गया था जी, 40,000 आ गया। देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल मेरा 40,000 आ जाएगा। अगर हमसे क्वेश्चन पहला पूछता बताइए बुआ प्रिंसिपल कितना था, तो 40,000 पूछता अगर बताते। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि रेट बताइए बुआ, तो रेट हम कितना बताते हैं, रेट प्रतिशत बराबर होता है कि रेट रेट प्रतिशत बराबर होता है 1 साल का CI या SI, क्या हो जाएगा 1 साल का SI बटा प्रिंसिपल गुने 100%। तो रेट कितना हो जाएगा वो पहले निकालिए। तो रेट आप सबको बन सकता है कि 1 साल का CI सर 3200 है, ठीक है, और सर हमारा ये 40,000 है, 40,000 है, और गुना कर लेंगे 100, 00 से 00, 00 से 00, 4 आवा थे 32, यानी कि रेट हो जाएगा सर 8%। रेट कितना हो जाएगा जी 8%। अगर हमसे एक्चुअल रेट पूछता कि कितना था तो 8%। लेकिन अब क्वेश्चन इतना ही नहीं है, क्वेश्चन आपसे ये बोला है, ध्यान सुनिएगा, कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है, यानी 8 नहीं, अब ब्याज की दर 10 होती है, कितना जी है 10 होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2% अधिक होती है तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती। तो भाई 40,000 थी और आपको करना है 76,000, यानी कि ब्याज कितना कमाना चाहते हैं 36,000। जब 36,000 ब्याज कमाना चाहते हैं, बस समझिएगा मेरा, तो 36,000 जो ब्याज होगा हम कह सकते हैं क्या, बस आगे ले लो, ये 40,000 मेरा प्रिंसिपल है, देखिए यहाँ पे हमको पता है सर P इंटू R इंटू T बटा 100 बराबर ऐसा ही होता है। सर प्रिंसिपल जो है हमारा 40,000 है, प्रिंसिपल जो है सर 40,000, रेट जो सर है 10% है, टाइम बस सर T मान लेते हैं, अब बट्टा में 100, और सर आप बोलिए कि 36,000 रुपये ये कमाना चाहता है, ठीक है। तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, या फिर ऐसे कटिए ये, ठीक है, पहले 3 शून्य से ये 3 शून्य काट लेंगे, फिर 4 से काटेंगे तो 4 दहा के 4 9, कोई दिक्कत है क्या। और ये 10 से 10 कट, ये 100 से 100 कट गया, और तो टी का मान आ जाएगा 9 साल। यहाँ पे देख लीजिए टी का मान आ गया 9 साल, मेरा आंसर ई है। ये इतना तगड़ा क्वेश्चन था ना कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है भाई, मेरा विश्वास करिए आप, क्वेश्चन यही आता है कि प्रिंसिपल कितना होगा और रेट कितना होगा, एक्चुअल सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है। मैं आगे चलूं, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया कंप्लीट। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे, 16 कंप्लीट था, 17 पे आगे बोल रहा है यदि x का 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। आगे बोल रहा है x का 25%, x प्लस 60 के 30% से 40 कम, कोई बात नहीं, x प्लस 60 के 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है, से ये क्या है x/4 जो है वो 40 कम है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो भाई आ जाएगा 20, या 20 आ गया। अब 10 गुना 20 होता है तो 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि 6x हो जाएगा, प्लस 6 36 360 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे करेंगे तो ये नीचे ये माइनस हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाता है, यानी कि 5x हो जाएगा बराबर 40। अब 40 गुने 20 करेगा तो 800 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और 6x में से 5x करेगा तो x हो जाएगा, तो x प्लस 360 बराबर हो जाएगा 800, ठीक। तो हमारा x का मान हो जाएगा 440, x का मान कितना हो जाएगा जी 440। अब ये x आ क्या रहा है, अभी तक x का वैल्यू कुछ नहीं आया भाई, केवल x का मान x ही का मान कहलाता है, और क्या रहा है बोल रहा है कि x माइनस 40 का 35%, तो x का मान है 440, 440 में से जब आप 40 घटाइएगा तो हो जाएगा 400, 400 का जब 35% निकालिएगा तो 7/20 कर लीजिए, ये 0 से 0 काट लीजिए, 2 से काटेगा तो ये 20 बार में, यानी कि हो जाएगा 140। तो ये आ जाएगा सर 140, कितना का
x माइनस 40 का 35% निकालिएगा तो 140 आ गया। तो 120 से कितना प्रतिशत अधिक है सर? 140 जो है 120 से कितना अधिक है? तो 20 अधिक है। अब बटा में कितना? 120, क्योंकि 120 से बोला है और ये काटिएगा तो 1/6 हो जाता है। और 1/6 का मतलब आपको पता है कि 16.2/3। देखिए भाई, ये क्वेश्चन एकदम तगड़ा तगड़ा लेकर के आया है। इतना नहीं कि थोड़ा सा बनाया, कहीं कहीं देखिएगा बस इतना ही से क्वेश्चन बन जाता है, इतना दोनों से। लेकिन हम इतना सॉल्व क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपको एक दो तगड़ा क्वेश्चन मिले। तगड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि बेहतरीन कंडीशन में है। चलिए मैं आगे चलूं। लेवल ऊपर जानबूझ के रखा गया है, ध्यान सुनिएगा। ये क्वेश्चन बना के देखिए, बना के देखेंगे आपका हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोला है कि दो साझेदार, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 8700 और रुपए और 87,000 और यहाँ पे 72,500 रुपए के निवेश करते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि जब इसको काटिएगा, ठीक है, जब इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 6:5। काट के देख लीजिए, जैसे कैलकुलेट करना है कर लीजिए। ठीक है, आगे बोल रहा है और सहमत होते हैं कि लाभ का 25% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और शेष लाभ की पूंजी पर ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए। यदि एक साझेदार को दूसरे से 240 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो व्यवसाय में हुआ कुल लाभ कितना होगा? ये बात बताइए। देखिए भाई, इसको बनाने का 2-3 तरीका है। सबसे बेसिक से बनाएंगे तो आप क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे, समय लग जाएगा। हमको पता है क्या पूछा है, तो व्यापार में हुआ कुल लाभ याद करिए। एक बात बताइए, जो भी कुल लाभ होगा वो 6 और 5 11, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। अब 11 का मल्टीपल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि टाइम का जिक्र नहीं किया है, तो टाइम का जिक्र नहीं किया है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो 11 का मल्टीपल कौन सा आंसर है भाई? देख लीजिए। तो सर 5 3 8 ये नहीं होगा, सर 3 2 5 ये हो सकता है, सर 3 2 5 ये नहीं होगा, सर 3 2 5 ये नहीं होगा। मेरा आंसर बॉम्बे हो गया। लेकिन आपको अगर बनाना होगा, चलिए ऑप्शन से भी बनाना होगा तो मैं बता देता हूँ, बेसिक से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि सर 3520 हो गया सर। ठीक है, 3520 होगा, 3520 हो गया सर मेरा प्रॉफिट। ठीक है, अभी बोला है कि 3520 का 25% वो अपने बीच में समान बांटेगा। तो कोई बात नहीं, समान बांटेगा तो वहां से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि 3520 का 75% हम निकाल लेते हैं, जो कि पैसा कितना होता है निकाल लेते हैं। देखिए ये 3520 का 75% निकालेंगे। ठीक है, जब 75% निकालिएगा, देखिए यहाँ पे 3520 का 75% का मतलब होता है 3/4। अब 4 से भाग करिएगा तो यहाँ पे देखिए 4 8 32, 4 8 32 और 0, यानी कि 88 गुने 3, तो 18 की 24 के 4 हासिल 2, 18 की 24, 24 2 26, यानी कि सर 2640 हुआ। देखिए सर ये अब ये 2640 रुपये आपस में बांटेगा। बात समझिएगा मेरा, 2640 क्या करेगा? ये सब आपस में बांटेगा। ध्यान सुनिएगा, 2640 जब ये आपस में बांटेगा तो ये क्या करेगा? ध्यान सुनिएगा, 2640 जब ये आपस में बांटेगा, किस रेशियो में बांटेगा? 6:5 के अनुपात में। बात समझिएगा, तो कहीं ना कहीं 6 5 11 का वैल्यू ये दे दिया है 2640, तो एक का वैल्यू जो होगा सर 6 5 11 का वैल्यू 2640, तो एक का वैल्यू जो हो जाएगा सर, एक का जो वैल्यू होगा 11 दूना 22, 11 चौक 44, 240 हो गया। 240 हो गया एक का वैल्यू। ठीक है, तो 240 हो गया जब एक का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस यही ना है भाई, एक ही तो है और एक का वैल्यू 240 आ गया, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपका? मैं आगे चलता हूँ। देखिए भाई, ये क्वेश्चन बनाने के लिए देखिएगा, आप शुरू में जब बनाए होंगे बहुत में माथा पेची है, क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन बनाइए, बहुत बेहतर कंडीशन में आ जाएंगे। मैं आगे चलूँ। कई बार क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी बनाने पड़ेंगे तो जाके आप आगे निकलेंगे, वरना सब क्वेश्चन बेसिक से नहीं बनता है, और नहीं बनता तो है लेकिन काफ़ी समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर काम को 12 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर के काम को 12 दिन में कर सकता है। सी अकेले उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। सी अकेले इसी काम को 60 दिन में कर सकता है। जब इनका एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा। 60 एकम 60, 12 बचे 60, 10 छके 60, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सी की जो क्षमता है सर ये 1 आ गया। सर बी प्लस सी की क्षमता जो है वो 5 है और ए प्लस बी की क्षमता सर 11 है। बात समझिएगा, तो बोला है तो ए अकेले उसी काम को कितना दिनों में करेगा? अब बताइए ए अकेले इसी काम को कितना दिनों में करेगा? आपसे ये भी पूछ सकता है कि बी अकेले उसी काम को कितना दिनों में करेगा, तो बताइए ए अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो सबसे पहले ए की क्षमता निकलेगा, तब तो ए अकेले किसी काम को कितने दिनों में करेगा पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो हम नहीं कह सकते हैं क्या कि ए प्लस बी, ठीक है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये एलएचएस की है, और 6 5 11, ये 11 के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अब आगे बोल रहा है कि सर ये ए जो है, ये 2b प्लस ये सी, ध्यान सुनेगा, ये काम करेगा। हम ऐसे काम करते हैं, वेट हमको तो सी का मान दिया था पहले से, तो क्यों नहीं भर देते हैं?
अब हमको सी का मान दिया है पहले से, तो क्यों नहीं भर देते हैं, और बी प्लस सी का मान 5 दिया है, कोई बात नहीं सर, हमको पता है इसका मान है 5। अच्छा हीट एंड ट्रायल करें क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, हीट एंड ट्रायल करो क्या, हीट एंड ट्रायल देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर हीट एंड ट्रायल करेंगे तो सर सी का मान यहाँ पे देखिए, हीट एंड ट्रायल क्यों करेंगे, यहाँ पे पता है हमको सर सी का मान 1 है, तो सी का मान 1 यहाँ पे रख दें तो बी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जब बी का मान 4 यहाँ पे तो 4 रख दें तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्यों हीट एंड ट्रायल करना, क्यों करना, आप में से कोई कमेंट बॉक्स में नहीं डाल रहा है कि सर ऐसा करिए वैसा करिए, कि बात सुनिएगा मेरा, जब C का मान 1 हो गया, जब C का मान यहाँ पे 1 हो गया तो B का मान 4 हो जाएगा, जब B का मान यहाँ 4 हो गया तो A का मान 2 हो जाएगा, सेटिस्फाइड कर गया। अब एक और बात बताइएगा हमसे, आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि A अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 है सर, और काम करने की क्षमता A का है 2, तो 60 बटा 2 यानी कि 30 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछता कि B अकेले इस काम को कितना दिन में करता, तो आपको पता है सर कि B की क्षमता 4 है, तो 60 बटा 4 करते हैं, यानी 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आगे मैं बनाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, चलिए आगे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि लास्ट में बोला है, किसी व्यक्ति ने 2005, 2010, 2015 और 2020 के प्रत्येक वर्ष में 5,000 रुपए का निवेश किया, प्रत्येक 5 वर्ष में उस व्यक्ति का निवेश दोगुना हो जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा वर्ष 2025 में प्राप्त किए जाने वाले कुल धनराशि कितनी होगी, ये बात बताइए आप। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में आसान लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा, आपका पसीना नहीं छुड़ा दिया तो जो कहिएगा सो, ठीक है। अब चलिएगा, ये क्वेश्चन आप पॉज करके जब बना रहे होंगे तो आपसे बना नहीं होगा क्वेश्चन, पक्का नहीं बना होगा, या फिर कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, अब बना होगा तो इससे पहले आप प्रैक्टिस किए होंगे तभी बना होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कहना चाहता है कि सर किसी व्यक्ति 2005 में, देखिए ये 2005 हो गया, यहाँ पे 2010 हो गया, यहाँ पे 2015 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2020, तो यहाँ पे हो जाएगा 2025, ये स्टार्टिंग फीस है, इस वक्त ध्यान रखिए। बोला है कि किसी व्यक्ति ने 2005, 2010, 2015 और 2020 प्रत्येक वर्ष में 5,000 रुपए का निवेश करता है, मतलब हर एक साल वो 5,000 रुपया का निवेश कर रहा है, ठीक है, हर एक साल, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लिख दिए हर एक साल 5,000 लगाएगा, 5,000, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, तो पहला साल ही 5,000 लगाएगा, ठीक है। अब अगला बार बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में उस व्यक्ति का निवेश दुगुना हो जाता है, मतलब ये दुगुना हो जाएगा, यानी कि ये 10 हो गया और साथ में 5 और लगाया था, तो 10 5 15 हो गया। अब क्या होगा, ये फिर दुगना हो जाएगा, तो ये 30 हो गया, और 30 में 5 और लगाएगा तो सर 35 हो जाएगा। अब ये 35 से फिर दुगना हो गया, तो सर 35 में 70 हो गया, फिर 5 लगाएगा तो 75 हो गया। अब ये 75 से फिर दुगना हो गया, बात समझिएगा, ये 75 से फिर दुगना हो गया तो ये हो जाएगा 150, बात समझिएगा, ये हो जाएगा 150। अब बोलेगा कि सर 150 पे ही क्यों छोड़ दिए, 150 ही आपका आंसर क्यों आ गया, तो सही से क्वेश्चन पढ़िए, बोला है उस व्यक्ति के द्वारा वर्ष 2025 में प्राप्त की जाने वाली कुल धनराशि कितनी होगी, 2025 के, यहाँ पे देख लीजिए 2025 में, ये नहीं बोला है कि 2025 से आगे भी जाना है, मतलब यही पैसा यहाँ पे उसको मिल जाएगा, तो कितना रुपया मिलेगा बस इतना बता दीजिए, कितना रुपया मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए 1,50,000 रुपया मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरीके से थैंक यू कि आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है भाई। मैं बार बार बताता हूँ कि आपको बस 40 वीडियो का 40 क्वेश्चन का 40 वीडियो का जितना भी क्वेश्चन आता है, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट आता है, उन सभी चीज़ों को, या जितना भी थ्योरी बता रहा है, थ्योरी कहने का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा बातें, ठीक है, और 2D 3D का मेंसुरेशन का जितने भी फार्मूला बता रहे हैं, उन सभी भी अगर कमांड है तो आपका 40 में 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।